नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आज बात उस तनाव की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ईरान का आखिरी प्रस्ताव, बढ़ेगा न्यूक्लियर पर टकराव। जी हां, क्या ईरान ने जंग टालने के लिए अपना आखिरी दांव चल दिया है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर टकराव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हॉर्मुज स्ट्रेट अगला युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है? अमेरिकी हमले के खतरे के बीच ईरान ने अमेरिका को समझौते का नया प्रस्ताव भेजा है। बताया जा रहा है कि रूस, ओमान और पाकिस्तान से बातचीत के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया गया और पाकिस्तान के जरिए वॉशिंगटन तक पहुंचाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस प्रस्ताव में दो बड़े संकेत दिए गए हैं। पहला, हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खुला रखने की पेशकश और दूसरा, परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए तैयार होने का संकेत। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये ईरान की कूटनीतिक मजबूरी है या फिर युद्ध से पहले की आखिरी रणनीति? क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिका लगातार सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोतों की गतिविधियां तेज हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने सैन्य विकल्पों की फाइल भी खुल चुकी है। तो उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जो प्रस्ताव भेजा उसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC की राय भी शामिल बताई जा रही है। साफ है कि सिर्फ कूटनीतिक दस्तावेज नहीं है ये, बल्कि ईरान की सत्ता और सैन्य प्रतिष्ठान की संयुक्त रणनीति भी है। और इतना ही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के करीबी सूत्रों का दावा है कि खुद सुप्रीम लीडर इस पूरे प्रस्ताव की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि खामेनेई पहले ही साफ कर चुके हैं कि हॉर्मुज को लेकर किसी भी दबाव में समझौता नहीं होगा। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आ रही है वो है कि ईरान और अमेरिका के बीच सुलह की आखिरी उम्मीद भी अब धुएं में उड़ती दिख रही है। ईरान ने बातचीत की मेज पर अपना आखिरी प्रस्ताव रखा, लेकिन व्हाइट हाउस से जो जवाब आया उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। और अब डिप्लोमेसी की भाषा खत्म हो चुकी है और ट्रंप ने तेहरान के सामने सिर्फ दो रास्ते छोड़े हैं, या तो उनकी शर्तों पर समझौता करो वरना हमले के लिए तैयार रहो। यानी तस्वीर बेहद साफ है, एक तरफ बातचीत की कोशिश, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी और बीच में पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं हॉर्मुज स्ट्रेट पर, जहां से दुनिया के तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। तो क्या यह प्रस्ताव युद्ध रोक पाएगा? क्या ट्रंप इसे स्वीकार करेंगे? क्या न्यूक्लियर डील की कोई नई जमीन तैयार हो रही है या फिर मिडिल ईस्ट एक बड़े विस्फोट की ओर बढ़ रहा है? आज के सवाल 10 बजे में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला समझ में आपको आ ही रहा होगा, लेकिन ऐसे में जो ईरान के आखिरी प्रस्ताव की 3 बड़ी बातें हैं उन्हें समझ लेना बहुत जरूरी है। इसमें हम देखेंगे कि हॉर्मुज पर शर्त क्या है। पहले अमेरिकी नाकाबंदी खत्म हो, तो पहले शर्त रख दी गई है कि अमेरिका की जो नाकेबंदी है उसको खत्म कर दिया जाए, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए। यानी पहले तो नाकाबंदी यूएस खत्म करे, उसके बाद फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात की जाए। ये शर्त है ईरान की तरफ से और ईरान को टोल वसूलने का अधिकार मिले। यहाँ पर एक और शर्त ऐसी रख दी गई है कि ईरान को टोल वसूलने का अधिकार मिले, जिसको लेकर बहुत सारा विवाद है। तो 10 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने को तैयार है ईरान। यहाँ पर एक बात पर जो है परमाणु समझौते पर सहमति थोड़ी सी बनती हुई दिख रही है। इसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव है ये कि 10 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने को तैयार है। ईरान के आखिरी प्रस्ताव की 3 बड़ी बातें हैं। अमेरिका 20 साल की रोक चाहता है। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरह से अमेरिका ने अब एक और बात कह दी है कि 20 साल तक वो चाहता है कि किसी भी तरह से यहाँ पर यूरेनियम का एनरिचमेंट ना हो। नए प्रस्ताव में समझौते का फॉर्मूला संभव है। उम्मीदें तो लग रही हैं, लेकिन क्या हो पाएगा इस प्रस्ताव का, ये देखना होगा। शुरुआती चरण में $100 अरब की मांग की जा रही है और ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ी रकम है और राहत और बचाव कार्यों के लिए रकम चाहिए। यानी कि ईरान चाहता है कि जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाए। दूसरे शब्दों में ईरान प्रतिबंधों में ढील भी चाहता है, यानी जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसमें थोड़ी सी नरमी बरती जाए, थोड़ी ढील दी जाए। वहीं ईरान पर सैन्य कार्रवाई के लिए संसद की मंजूरी जरूरी नहीं है। ट्रंप से भी जुड़ी हुई बात हम आपको बता देते हैं क्या वो कह रहे हैं। संसद की मंजूरी पर ट्रंप का ये बयान है कि ईरान पर जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा, व्हाइट हाउस ने संसद को बताया कि ईरान युद्ध अब खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ और बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो भी हैरान करने वाली है। ट्रंप लगातार तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और ये दावे कर रहे हैं कि युद्ध खत्म
अगर युद्ध खत्म तो फिर समझौता किस बात का? ये जो पॉइंट्स ईरान दे रहा है वो किस बात में सामने आएंगे, यानी कैसे वहां पर समझौता बनता हुआ दिखाई देगा? ये तमाम सवाल हैं जो कि उठ रहे हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस ने संसद को बताया कि ईरान युद्ध अब खत्म हो चुका है। अगर युद्ध खत्म हो चुका है तो फिर कोई समझौता बचता नहीं है, और ऐसे में ईरान अगर शर्त रख रहा है तो उसे माना कैसे जाएगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आज इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड कमांडर डॉक्टर भूषण देवान जी जुड़े हुए हैं, और रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़े हुए हैं। साथ ही डॉक्टर DK गुप्ता जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस पूरे मामले को विस्तार से समझने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे सभी मेहमानों का, और शुरुआत कर लेते हैं हम यहाँ पर यूके देवनाथ जी से। देवनाथ सर, आपसे हम समझ लेते हैं, ये जो बयान आए हैं, दो बयान हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध खत्म, ईरान अपनी शर्तें रख रहा है। आखिर ये माहौल किस तरीके का बनता हुआ दिख रहा है फिलहाल? गीतू जी, जब ट्रंप कहते हैं कि युद्ध खत्म, इसमें निहित है, छुपा हुआ ये है कि शायद वो अमेरिकन कांग्रेस से इस युद्ध को 60 दिन से आगे बढ़ाने का जो प्रस्ताव है उसको कांग्रेस में पेश करने से थोड़ा चिकन आउट कर रहे हैं। अगर उनको पूरा भरोसा होता कि सारे रिपब्लिकन्स जो हैं सेनेटर्स, वो सेनेट में और कांग्रेस में उनके सपोर्ट में वोट करेंगे, तो ट्रंप आज कांग्रेस में बैठे होते और वोटिंग कराने की कोशिश कर रहे होते कि उनको परमिशन दी जाए कि ये युद्ध आगे बढ़ाओ। इसकी जगह पर वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ अभी तो सीज फायर है, यानी शायद इस तरह से सीज फायर को आगे बढ़ाते हुए वो ये कहेंगे कि मैं तो अभी लड़ाई कर नहीं रहा। तो एक टेक्निकली एक देखा जाए तो, लीगली देखा जाए तो एक ब्रेक हो गया। इसी तरह से वो अपने जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं रिपब्लिकन पार्टी के, सबको लगा दिया है कि अमेरिकन मीडिया में, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में ये बात सबको बताओ कि ट्रंप ने तो ईरान पर कभी हमला नहीं किया, वॉर नहीं किया। हाँ ठीक है, ईरान पर एक मिलिट्री ऑपरेशन किया लेकिन वॉर नहीं किया। तीसरी चीज है कि वो अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को यह कह के भी भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने टेक्निकली सिर्फ डिप्लॉयमेंट की है फौजों की, उनको युद्ध में नहीं भेजा है। यानी वो शायद वो बूट्स ऑफ ग्राउंड के साथ कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि ट्रंप आज की तारीख में जो भी नरम बातें अगर कर रहे हैं, और जैसा कि सब लोग कह रहे थे कि शायद अगले 1 तारीख से ही फिर से बमबारी शुरू हो जाएगी, आज तो 2 मई हुई, बमबारी शुरू नहीं हुई। ट्रंप थोड़ा नरम रुख इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कमजोर जमीन पर हैं फिलहाल। जी गीतू जी। बिल्कुल, यानी ये माना जाए कि ट्रम्प यहाँ पर अपना नरम रुख दिखा रहे हैं। दुनिया के सामने उन्हें ये भी दिखाना है कि देखिए वो किस तरीके से बातचीत के रास्ते पर चलना चाहते हैं। कमांडर दीवान सर, ये जो एक तरीका है ट्रम्प का, बहुत ही अपने आप में अंदाज जो उनका खास रहता है कि वो पीछे बहुत कुछ करते हैं, सामने अपनी इमेज जो एक जेंटलमैन के तौर पर दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि उनके हाव भाव और बयान इस बात को समर्थन नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे में अगर ईरान ने 3 बातें रख दी, अपनी 3 शर्तें रख रहा है, और यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से जवाब आता है कि युद्ध तो खत्म हो चुका है, तो फिर इन 3 बातों का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। खैर, युद्ध खत्म हो चुका है तो नहीं हुआ है ना। वो तो देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ट्रम्प साहब इन बातों से धुआं और गुब्बारे छोड़ रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट के लिए भी, ईरान के लिए भी, और मार्केट्स के लिए भी। मार्केट भी पिकअप हुई है थोड़ी, शेयर मार्केट की बात कर रहा हूं, और ऑयल प्राइस भी थोड़ा कम हुआ है। इन धुआं वाली बातों से ये कई कई पहलू साधना चाह रहे हैं, और ये तो कह रहे हैं हमारे पर हॉस्टिलिटीज खत्म हो गई हैं, सीज फायर है तो हॉस्टिलिटीज खत्म हो गई है। और उसके बाद उसने कहा है, ये जो वॉर पावर्स रेजोल्यूशन होता है 1973 का, जो अमेरिका में है, तो उसके लिए कांग्रेस अप्रूवल चाहिए 60 दिन के बाद। तो कोई ना कोई इस टाइप की बातें करके, मैं आपसे कल परसों में ये कह रहा था, कुछ ना कुछ बातें करके ये उसको नहीं, काम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। पर सवाल ये, ऐसा लगता है ओवरऑल शायद ईरान थोड़ा बैकफुट पे आ गया है। ईरान जो कह रहा है, हमने सबसे अंदर खाने बात करी है, आजी से बात की, सबसे बात की है, और ये हमारी शर्तें हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को बैठ के कम से कम आगे तो आए, क्या होता है मिले तो सही, ये तो एक प्लस पॉइंट है। पर अगर अमेरिका सोचता है कि उसका पलड़ा भारी है, वो नहीं
ईरान मांग रहा है सीज फायर एक किस्म से, तो हम क्यों आगे आए, हम पल्ला भारी रखें, इनको कहेंगे अटैक करेंगे। मुझे लगता है खाली बातें हैं, 2-4 दिन में ये बैठ के बात करेंगे। और ट्रम्प साहब भी, अटैक करना भी अमेरिका के लिए आसान नहीं है। और ईरान जो है वो काफी दुख पा चुका है, और भी दुख पा सकेगा कई दिन वो, और कई महीने भी खींच आएगा वो। तो ये मेरी समझ में ये बातें हैं दोनों दोनों तरफ से। ईरान की डिमांड भी मच हायर देन नॉर्मल है। तो पर मेन चीज ये है कि इस दुनिया का जो प्रेशर है, हॉर्मुज खुले, और न्यूक्लियर पे तो मैं कह रहा हूँ आपको, जो वो आपका जो जेसीपीओ है, उस वही सामने लाया जाएगा, उसको देखा जाएगा। तो ये खाली बातें हैं बड़ी बड़ी, तो दोनों तरफ से। तो इस हिसाब से लगता है कि 2-4 दिन में, हफ्ते में शायद इनकी बैठक हो, मुलाकात हो, ईरान पाकिस्तान के माध्यम से या और ओमान के माध्यम से, या और इसके बीच में कोई यूएनओ में रेजोल्यूशन डाल दे। समझता हूँ डाल सकता है कि एक टास्क फोर्स बने जो इस चीज को, ये वर्ल्ड प्रॉब्लम हो चुका है अभी, ये खाली यूएसए ईरान का नहीं, वर्ल्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूएन ने अगर एक स्पेशल ज्यूरी, स्पेशल टास्क फोर्स टीम बनाती है, रेजोल्यूशन हॉर्मुज हॉर्मुज ब्लॉक हॉर्मुज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर वो अपना व्यू दें, बात सुने। और पंचायत, जो पंच होते हैं ना, पंच गांवों में, ये जी। पंच बैठे हैं, तो ये पंच बने हैं ऐसे, तो वो देखें इस चीज को क्या है। तो दोनों पार्टियां मान सकती हैं, अमेरिका भी मान सकता है, ईरान भी मान सकता है। तो इससे है कि कम से कम ये दुनिया को पता लग जाएगा भाई ठीक है, अब ये खुल जाएगा हॉर्मुज, और शायद शिप्स भी आना शुरू हो जाएं आगे पीछे, सब्जेक्ट टू जो पंच डिसीजन देंगे, फिर मानेंगे वो। तो पंच क्या, यूएनओ तो वैल्यू है नहीं यूएनओ की। एक नया पंचों की टीम जो बने स्पेसिफिकली फॉर हॉर्मुज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जी। और अ, हॉर्मुज टक्कर कर, हाँ। बिल्कुल। और सर, ये जो प्रस्ताव भेजे गए हैं, इसमें जो बड़ी बात सामने आ रही है, ये मेरा सवाल करना दिनेश जी से होगा। सर, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि यहाँ पर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक तरह से अपना कब्जा सा यहाँ पर ईरान बताने की कोशिश कर रहा है, यानी वो चाहता है कि इस पर नियंत्रण हो जाए। ये किस तरीके की शर्त है, और क्या वाकई ये संभव हो पाएगा? क्योंकि लगातार हम तो बात करते हैं कि अगर किसी भी देश के आसपास कोई समुद्र है तो उस पर आपका आधिकारिक कब्जा नहीं हो सकता, ये सही नहीं है, लेकिन ईरान कुछ ऐसी पेशकश करता हो यहाँ पर दिख रहा है। देखिए जी, ऐसा है कि ईरान जो है इस समय प्रेशर में है, और वो चाहता है कि किसी ना किसी प्रकार से बातचीत शुरू हो। उसके कई कारण है। अगर आप देखते हैं तो कल जो है उनके सुप्रीम लीडर की किस प्रकार की स्टेटमेंट, हार्श स्टेटमेंट आ रही थी कि हम परमाणु के ऊपर जो है हम अपना कार्यक्रम नहीं छोड़ेंगे, जी। मिसाइल सिस्टम को बनाते रहेंगे, हार्मुज के ऊपर पूरा कंट्रोल रखेंगे, और एक दिन जो है वर्ल्ड के अंदर जो है ईरान एक पावरफुल कंट्री होगा, और मिडिल ईस्ट से जो है अमेरिका को निकलना पड़ेगा। ये तो आप कल दे रहे हैं, कल या परसों जो स्टेटमेंट आ रही हैं, उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन जो है आप नया प्रपोजल जो है अमेरिका को भेज रहे हैं, और उसके अंदर से जो है आप परमाणु या यूरेनियम के ऊपर भी बातचीत कर रहे हैं। खैर छोड़िए, इसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखते हैं तो उससे जो है ईरान को समझ में आ गया है कि अब जो है वो बैकफुट के ऊपर है। जिस प्रकार से आप देखिए कि 2 दिन पहले जो है इसराइल के अंदर 6,500 टन जो है अम्नीशन और बाकी जो हथियार वगैरह जो है वहां पर पहुंचे हैं। उसके अलावा जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, एक प्रमोशन सेरेमनी के बीच में वो बात कर रहे थे कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि अमेरिका जो नेगोशिएशन कर रहा है, लेकिन हमारे जो टास्क जो हैं वो अभी भी इनकम्प्लीट हैं ईरान के अंदर। तो एक प्रकार से जो है इजराइल के पास इतना रक्षा सौदा आना, तो वो ऑब्वियसली है ईरान के लिए भी कि ये जो इजराइल के पास इतना आर्म्स अम्यूनिशन अभी रिसेंटली पहुंचा है, वो अपने जो है इंडिपेंडेंस डे या मेमोरियल डे जो मई में आने वाले हैं इजराइल के, उसके लिए तो उसने उस दिन तो उसने फोड़ने नहीं है। तो ऑब्वियसली उसका टारगेट जो है वो ईरान की तरफ है, जैसे ही इनकी बातचीत खत्म होती है। दूसरी बात आ जाती है कि जिस प्रकार से जो है आप शर्तें रख रहे हैं, आप बातचीत शुरू करने से पहले कहते हैं कि आप नाकाबंदी हटाइए, हमें हार्मुज के ऊपर जो है टोल वसूल करने का जी। अधिकार दीजिए, और हम जो है यूरेनियम के मामले में जो है 10 दिन सर, का। ये टोल वसूलने वाली बात है ना, ये थोड़ी सी बाकी देशों के लिए भी गलत साबित हो जाएगी। अगर आपको टोल वसूलने का अधिकार दे दिया है तो फिर तो जो आसपास जिसका भी देश है और जिसके आसपास भी महासागर है वो ये काम कर सकता है, और ऐसे में दावेदारी फिर बहुत से देशों की होगी, जहां से भी शिप्स गुजर रहे होंगे, तो सबको टोल लेने का और देने का अधिकार होगा फिर तो।
ये तो एक प्रकार से जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, जो लॉ हैं, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, उसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगर ईरान को इस प्रकार का राइट मिल जाता, कल को स्टेट ऑफ मलक्का के अंदर हम क्लेम करेंगे कि हमारे तो जो है अंडमान निकोबार पास है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम लेंगे। सिंगापुर बोलेगा, मलेशिया बोलेगा, इंडोनेशिया बोलेगा, तो ये इसका तो कोई अंत है नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि चाहे वो अमेरिका है या इंटरनेशनल बॉडी है, वो इस प्रकार की डिमांड को एक्सेप्ट करेंगे, चाहे आपके ऊपर कितना भी जो है ऊर्जा संकट आ गया। पर इस प्रकार की जो मैं कहूंगा हठधर्मी है या नाजायज डिमांड है, उसको नहीं माना जाएगा। अच्छा, दूसरा जो आ जाता है, जो बात को मैं कंप्लीट करना चाहता हूं, इजराइल का एस्पेक्ट हो गया, वहां से एक प्रकार का खतरा जो है क्लियर कट जो है इंडिकेशन मिल चुका है। दूसरा जो है, इनके सेंट्रल कमांड के कमांडर ने जो है ब्रीफिंग की है, और जिस प्रकार से मीडिया के अंदर खबरें निकल कर आ रही हैं कि उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं। एक तो यह है इमीडिएट स्विफ्ट एक्शन, एयर अटैक ऑन द इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन इन द ईरान। दूसरा जो है, उन्होंने कहा है कि हम हामुज के ऊपर जो है बिल्कुल सर, आपसे चर्चा जारी रहेगी। एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका क्यूबा पर कार्रवाई कर सकता है। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान के बाद क्यूबा पर हमला हो सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन क्यूबा तट के करीब और क्यूबा पर प्रतिबंध और सख्त होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एक बहुत बड़ा अपडेट है ये, अमेरिका क्यूबा पर कार्रवाई कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान जो है सामने आया, जिसमें कि फ्लोरिडा में जब ट्रंप यहां पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए, तब उन्होंने ये बात कही है कि ईरान के बाद क्यूबा पर हमला हो सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन क्यूबा तट के करीब है और क्यूबा पर प्रतिबंध और ज्यादा सख्त होते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में देखिए, जिस तरह से पूरा माहौल इस वक्त बन रहा है, शायद ये जो डॉक्टर डीके गुप्ता बात कही है यहाँ पर ट्रंप ने कि युद्ध खत्म, क्योंकि उनका जो अगला टारगेट है वो क्यूबा हो सकता है। तो ये आखिर संभव कैसे होगा? क्योंकि एक तरफ तो ईरान का ही मैटर नहीं सुलझ रहा है, दूसरा क्यूबा को भी आपने छेड़ दिया है। आखिर सोच क्या रहे हैं ट्रंप? गीता जी, आप सभी लोग को नमस्कार। बंद जरा सही को आ रहा है। और एक चीज ध्यान देने की बात है कि अमेरिका के लिए एक ब्रॉडर पर्सपेक्ट होता है। वो एक विश्व शक्ति है और वर्ल्ड वाइड चीजों को अपना लेके चलता है, उसको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट चलता है। ईरान के लिए एक अध्याय है और अमेरिका के लिए पूरी किताब है। देखिए, हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते थे, एक देवी सामान्य देवी। तो एक देवी क्या, जैसे हमारे गांव की कोई माता जी, उनका नाम हमने कुछ रख दिया, वो छोटी देवी जो 2-4 गांव के लोग पूछते हैं। और एक सामान्य देवी जो होती है, जैसे दुर्गा जी, पूरी दुनिया मानती है उसको। तो सोशियोलॉजी में एक चैप्टर था। तो ऐसे अमेरिका के लिए एक किताब है, ईरान के लिए एक चैप्टर है। अमेरिका ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स में देख रहा है सारी चीजों को। वो अपने जो स्ट्रेटेजिक पेपर्स अप्रूव्ड हुए हैं कांग्रेस के, उसके हिसाब से चल रहा है। उसके हिसाब से जो भी चीजें दुनिया में उसके मागा को फायदा पड़ाएंगे, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो भी चीजें उसको करेंगे वो करेगा। और उसके बाद जो एक हेजेमोनी है दुनिया में फिर से क्रिएट करने की, जो धीरे धीरे डीम हो रही थी, उसके लिए जो होगा करेगा। उसमें क्यूबा भी आता है, उसमें वेनेजुएला भी आता है, उसमें ग्रीनलैंड भी आता है, उसमें डायगो फिर से, उसमें मैं बता दूं, उसमें यूक्रेन भी आता है, उसमें इंग्लैंड भी आता है, उसमें जर्मनी भी आता है, उसमें कनाडा भी आता है। और सबके साथ रिलेशन खराब हुए। जहां जहां वो पैसे दे रहा था, जहां जहां लोग उसके रहमो करम पे जी रहे थे, मैं बता दूं कनाडा वगैरह को बहुत सब्सिडी दी जा रही थी, सब रोक दिया। जर्मनी से उसका रिलेशन क्यों खराब है? जर्मनी क्यों बार बार बोल रहा है? क्योंकि जर्मनी को उसने अभी भी टैक्स लगा रखा है। और जर्मनी ही का जो पूरे यूयू में मार्केट है, वो लगभग 48% मार्केट है जर्मनी का। और इंडिया से छोटा देश होके इंडिया से बड़ी इकोनॉमी है वो। तो इन सब चीजों में अमेरिका उन सब चीजों में टैप लगा रहा है जहां जहां से उसके लूप होल्स थे, जहां जहां से पहले राष्ट्रपति उसको छूट दे रहे थे, वहां पे बंद कर रहे हैं। उसमें क्यूबा भी आ रहा है। तो ईरान के लिए, ईरान अपना जो भी प्रस्ताव देता रहे, लेता रहे, अमेरिका कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका ने एक सही चीज पकड़ ली है, हॉर्मुज। देखिए, दुनिया में जो ताकतवर होता है, क्योंकि पुलिस है नहीं दुनिया की। यूनाइटेड नेशंस कभी इराक ईरान के युद्ध में 1956 वगैरह में होता था, जब पीस फोर्स लगा के कंट्रोल कर लेता था। आज के डेट में वो कंट्रोल खुद नहीं कर पा रहा अपने आप को, दुनिया क्या करेगा? 1506 में पुर्तगीज ने सबसे पहले हॉर्मुज को कंट्रोल किया और लगभग 150 साल तक 1622 में अंग्रेजों ने उसको छुड़ाया और टोल लेता रहा। दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो ताकतवर थे। लेकिन जब ब्रिटेन ने जब उसको हॉर्मुज को खुलवाया, तो ब्रिटेन का एक जैसा उदारवादी चरित्र था उस समय समुद्र के लिए। और दुनिया में हर जगह जो है समुद्र में व्यापार होते थे बिना किसी टोल टैक्स के। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।